हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम पे नज़र आ रही है। एंड सबसे पहले तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। इस तरह के वीडियोस मोस्टली अब सैटरडेज एंड संडेज को आएंगे जिसमें हम किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो भी मार्केट में प्रेजेंटली है। और नॉर्मल डेज पे कुछ अलग तरह की हम बातें करेंगे। मंडे से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा जानना है कि किस तरह की बातें करेंगे, आप इस वीडियो को देख सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, आगे किस स्टॉक में कैसा होने वाला है। ये सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। बताने से ज़्यादा आपको देखने से समझ में आएगा, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना। आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं सैक्सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर बात करें मार्केट कैप की 3785, लगभग 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। काफ़ी रिस्की कंपनी है क्योंकि जो भी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज होती है, आपको पता होगा काफ़ी रिस्की कंपनीज होती है। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का ये वीडियो है। कंपनी क्या करती है, ये एक IT कंपनी है, सिंपली आप ये समझो। कंपनी बेसिकली जो है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में मेनली काम करती है, जो आईटीज का मेनली काम होता है। और कहाँ पे काम करती है, प्रिडोमिनेटली टू मिड टियर कंपनीज। मतलब ये कंपनी जो है अपने सर्विसेज, जो बिजनेस इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस जो होते हैं, वो जो सर्विसेज होते हैं, ये मिड टियर कंपनीज को, जो आप मिड कैप समझ सकते हो थोड़े से। एक होता है मार्केट लीडर टाइप के बड़े कंपनीज, एक होते हैं उसे थोड़े छोटे कंपनीज, उनको ये टारगेट करती है, मिड टियर कंपनीज को। बेस्ड आउट ऑफ यूएस एंड यूके, मतलब जो यूएस एंड यूके की मिड टियर कंपनीज है उसको ये टारगेट करती है। एंड बाकी आप नाम देख सकते हो, क्या था क्या नहीं था। बाकी और भी डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप जा करके इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल या फिर एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं इसके पीई रेशियो के ऊपर। तो 39 के आसपास का पी है, 39.7, और इंडस्ट्री पी 38 का है। मतलब अराउंड इंडस्ट्री पी के आसपास ही है, बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड तो बात ही नहीं है। कंपनी मुझे बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे लगता है। बहुत अच्छे वैल्यूएशन मतलब एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, मतलब सस्ता, इन सिंपल वर्ड्स। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ एंड इसके कुछ फंडामेंटल्स के अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो 10 साल में 15%, 5 साल में 18%, 3 साल में 23% एंड TTM में 26% का सेल्स ग्रोथ है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है और 26% इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 10 साल का 22%, 5 साल का 31%, 3 साल का 29% और TTM का 37%, मतलब लगभग 40%, 35-40% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ भी है। मुझे लगता है बहुत अच्छे नंबर्स है। सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है। आप देखोगे जब भी सेल्स ग्रोथ अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। नंबर्स अच्छे हैं एंड इंडिविजुअली तो दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। जब टॉप लाइन से ज़्यादा बॉटम लाइन बढ़ता है तो कंपनी के लिए ये एक प्लस पॉइंट होता है। और आरओई अगर आप देखोगे, आरओई भी लगातार इंक्रीजिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आरओई लगातार इस तरह से इंक्रीजिंग है तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। अगर बात करें 10 साल की, 10 साल का 19% था, देन 5 साल का 21 हुआ बढ़ करके, उसके बाद 3 साल का 22 हुआ बढ़ करके, एंड अभी जो है लास्ट ईयर का 23% के आसपास आरओई चल रहा है। वेरी गुड, वेरी डिसेंट आरओई। और आगे बात करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। 444, लगभग 450 करोड़ का बोरोइंग है, जिसमें अगर आप इसमें सॉरी रिजर्व्स है 444 करोड़ के, एंड बोरिंग्स जो है वो 12 करोड़ की है, मतलब ना के बराबर बोरिंग। सिंपल लीज लाइबिलिटीज ही 12 करोड़ की है। और अगर आप लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे तो वो है जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे वो भी है जीरो। तो बिल्कुल ही जीरो डेट कंपनी है। तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। इन्वेस्टर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमोटर्स जो है 69% का होल्डिंग था, अभी 66% के आसपास का होल्डिंग है। अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छा परसेंटेज है मेरे हिसाब से, 66% का प्रोमोटर होल्डिंग। एफ का होल्डिंग देखोगे तो एफ का होल्डिंग लगभग 4% के आसपास है। सॉरी, जनरली एफ का होल्डिंग इतनी छोटी कंपनीज में देखने नहीं मिलता है। एफ का और डी का होल्डिंग तो देखो, डी का होल्डिंग तो नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था। लेकिन यहाँ पे एफ का होल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो एफ का होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है एज ऑलवेज।
दूसरी बात, पब्लिक अगर आप देखोगे यहाँ पे 25% के आसपास जो है यहाँ पे पब्लिक है, एंड 5% के आसपास अदर्स है। अदर्स में भी आप इसे प्रोमोटर ही कह सकते हो, एक्चुअल प्रोमोटर नहीं है, एक्चुअली जो एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है वो सब है, ठीक है। तो हाँ, 5% को हटा दो तो बाकी बचता है 24% पब्लिक, और उसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 1.25%, 1.26% के आसपास जो है एक HNI है, और अगर आप इसको भी हटा दोगे तो बचता है 23%। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो शेयर होल्डिंग बनता है वो बनता है 23% के आसपास। और मैं हमेशा कहता हूँ जितना कम रिटेल इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग उतनी है अच्छी बात। 23% इज़ डिसेंट, ना ये कम के साइड है ना ये ज़्यादा के साइड है, इट्स डिसेंट। और मुझे लगता है ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। बाकी अगेन जैसे मैंने कहा, आप एनुअल रिपोर्ट्स को रीड कर सकते हो, कॉन कॉल्स को देख सकते हो फॉर फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा। बाकी टेक्निकल्स पे आते हैं, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, ये तो हो गया रेजिस्टेंस, ओके। ये क्या है, ये एक सपोर्ट बना हुआ है। पहले ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फेक ब्रेकआउट हुआ, अंदर आ गया, फिर से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और इसके बाद लेजिट ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है सपोर्ट बना, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना, एंड वापस से यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट बन सकता है। ये तो बन सकता है वाली बात हो गई, ठीक है। थोड़ा आप अगर इसे वीक समझ रहे हो तो यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन देखो। यहाँ पे देखो, इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन पे लगातार यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था। ये देखो, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे तो 8 सपोर्ट आया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक या दो सपोर्ट आप कहोगे यहाँ पे, बट काफ़ी सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये हो गई, ठीक है, अब देखना कितने जगह से सपोर्ट मिलेगा। एक तो ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, ऐरा गैरा नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 50 डेज का मूविंग एवरेज। अगर मैं इसे मिटाऊं, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, 50 डेज के मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी 50 डेज के मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही मिला, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही मिला, एंड अब भी 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ये पहुंचने पे सपोर्ट ले सकता है। तो एक हो गया ये, दो हो गया ये, तीन हो गया ये, तो तीन जगहों से एक साथ सपोर्ट मिलेगा, मतलब तीन जगहों से एक साथ बायर्स एकजुट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो जगह है, ये जो जोन है, वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग बन करके आएगा, एंड इसी वजह से इस यहाँ से एक अच्छा, आप कह सकते हो, मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि हो सकता है इस रेजिस्टेंस को भी काफ़ी आसानी से तोड़ दे। तो जो भी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है मेरे हिसाब से। बाकी हाँ, ऑब्वियसली किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन, कॉल टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का ये वीडियो है। आप अपने हिसाब से पहले एनालाइज करो, पहले रिसर्च करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, उसके बाद जो आपको सही लगता है वही करो। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और अच्छे स्टॉक के साथ, ऑब्वियसली। और जैसे मैंने कहा था, कुछ कंटेंट में चेंजेस आने वाले हैं। एक वीडियो आपको कल देखने मिला उस चेंज का, एंड बाकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे कि ओवरऑल मार्केट में किस स्टॉक में कब अपॉर्चुनिटी बन रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जाने वाला है, कौन सा, पहले मैं बताता था कौन सा स्टॉक्स अच्छा करने वाला है, अब मैं बताऊंगा कौन सा स्टॉक्स अच्छा करने वाला है, प्लस कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं करने वाला है। तो थोड़ा और मज़ा आएगा। खैर, कभी और मिलेंगे, कभी और क्या, कल ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।